in the hell are you? I'm John Cena. सो जॉन फेलिक्स एंथनी सीना जूनियर ए जॉन सीना, जिसको बोलते हैं आर्ग्यूबली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, तो क्या वो सही में द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, या ऐसी क्या कुछ चीज़ें हैं जो उनको बनाती हैं बाकी सुपरस्टार से थोड़ा सा अलग, एंड कैसे उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को हेल्प की टू रीच द मैसिव ग्लोब एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई को बना दिया, या डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड में बन गए वो ग्लोबल सुपरस्टार्स। तो सभी के बारे में डिस्कस करेंगे बिना किसी देरी के इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की डेफिनेशन लोगों के लिए ऑब्वियसली अलग अलग होती है। किसी के लिए होते हैं कि वो कितना उसने कंपनी के लिए या कितना उसने डब्ल्यूडब्ल्यूई को एज अ बिजनेस बेनिफिट किया। किसी के लिए होता है कि कितना वो सुपरस्टार क्राउड में या लोगों के लिए कितना वो ओवर है। किसी के लिए होता है वो इन रिंग वाइज कितना वो फिनोमिनल है या कितना उसमें इन रिंग एबिलिटी है। एंड किसी के लिए होता है कि कितनी वो आई बॉल्स अटेंशन ड्रॉ कर सकता है एक कंपनी के टूवर्ड्स। तो ये सभी को अगर कंबाइन करके देखें, एंड बहुत से लोगों के लिए जो माउंट रशमोर होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई का या रेसलिंग का, उसमें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट या वन ऑफ द गोट्स में से एक बोलते हैं, या आर्ग्यूबली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोलते हैं जॉन सीना को। ऐसी क्या कुछ चीज़ें हुई जिसने इस सुपरस्टार को फ्रॉम 2002 टू 2025 जब उन्होंने अपना करियर ख़त्म किया, ऑलमोस्ट 20+ ईयर्स के करियर में उनको बना दिया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो स्टार्टिंग करते हैं जॉन सीना के अर्ली करियर से। एंड जब मैं अर्ली करियर की बात करता हूँ तो बहुत से लोगों के दिमाग में ये वाली इमेज आ रही होगी कि जब उन्होंने कन्फ्रंट किया था कर्ट एंगल को स्मैकडाउन के एडिशन में या स्मैकडाउन के एपिसोड में जून 27, 2002 को। बट इनकी कहानी शुरू होती है इससे भी पहले, बैक इन द डेज ऑफ अल्टीमेट प्रो रेसलिंग एंड ओहायो वैली रेसलिंग, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो ट्रेनिंग सेंटर था, यानी कि अभी के टाइम का एनएक्सटी की कंपैरिजन में उस टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो ट्रेनिंग सेंटर था या जहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई यंगर टैलेंट्स को लाती थी वो था ओहायो वैली रेसलिंग। एंड अभी जैसे एनएक्सटी को थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर कर दिया है सुपरस्टार्स ने रिसेंटली, जैसे वहाँ से नए नए सुपरस्टार्स इमर्ज हुए हैं, बट उस टाइम में ओहायो वैली रेसलिंग उतना पॉपुलर नहीं थी अमंग दी डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस। तो उस समय उस जगह स्पॉटलाइट में आना या वहाँ से स्पॉटलाइट बना के डब्ल्यूडब्ल्यूई में बड़ा नाम करना, वो एक चैलेंजिंग या एक डिफ़िकल्ट टास्क रहता था डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स के लिए। एंड जिस क्लास का वो पार्ट थे, यानी कि जिस टाइम में वो ओहायो वैली रेसलिंग के पार्ट थे, उस टाइम में उनके साथ थे या उनके जो कलीग सुपरस्टार्स थे वो थे रैंडी ऑर्टन, ब्रॉक लेसनर, डेव बटिस्टा एंड शेल्टन बेंजामिन। तो ऐसे सब सुपरस्टार्स के साथ एक अलग से पहचान बनाना या उनको थोड़ा सा यूनिक अपने आप को प्रूफ करने के लिए ऑब्वियसली आपको थोड़ा अलग या हटके कैरेक्टर, थोड़ा अलग कैरेक्टर, थोड़ा यूनिक कैरेक्टर चाहिए होता है। बट अनफॉर्चुनेटली जॉन सीना ने अर्ली डेज में उतनी अट्रैक्शन वो नहीं कैच कर पाया, उतनी आई बॉल्स वो नहीं ला पाया अपने टूवर्ड्स। एंड पहले वो वो अर्ली डेज में जाने जाते थे बाय द नेम ऑफ प्रोटोटाइप, जो कि उन्होंने लिया था फ्रॉम अल्टीमेट प्रो रेसलिंग। एंड वहाँ से सेम नेम उन्होंने अडॉप्ट किया था एट ओहायो वैली रेसलिंग भी। एंड कमाल के उनके मैचेस भी रहे हैं कुछ अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन, ब्रॉक लेसनर एंड बटिस्टा ओहायो वैली रेसलिंग में। देन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ सुपरस्टार्स को पिकअप कर देती है मेन रोस्टर में, एंड यहाँ से शुरुआत होती है डब्ल्यूडब्ल्यूई के नए एरा की रूथलेस एग्रेशन। एंड जब मैंने बोला दैट कि नया एरा की स्टार्टिंग हो रही थी, यानी कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा फोकस कर रही थी फ्रॉम व्यूअर्स पर्सपेक्टिव, यानी कि ऐसी स्टोरी लाइन्स को छोड़ के जहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई आई बॉल अटेंशन ड्रॉ करे अपार्ट फ्रॉम इन रिंग स्किल्स, यानी कि जो इन रिंग स्टफ हो रहा है उसके अलावा कुछ बाहर का जो स्टफ होता था जहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रूटल चले जाती थी, थोड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई पर्सनल टच लाती थी राइवलरीज में। बट अब वहाँ से स्विच कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई नए एरा में, जहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फोकस मेनली किया इन रिंग सुपरस्टार्स को जिनकी इन रिंग एबिलिटी है, एंड उस तरीके से जो आई बॉल्स को अटेंशन या आई बॉल्स ड्रॉ कर पाए। तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई रूथलेस एग्रेशन के एरा की। एंड यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई की आइकॉनिक विंस मैकमैन की वीडियो पैकेज है जहाँ पे वो सभी यंगर सुपरस्टार्स को मोटिवेट कर रहे होते हैं टू ब्रिंग द रूथलेस एग्रेशन। एंड उसी स्मैकडाउन के एपिसोड में 27 जून 2002 के स्मैकडाउन के एपिसोड में डेब्यू करते हैं अपना जॉन सीना, जब वो कन्फ्रंट करते हैं कर्ट एंगल के ओपन चैलेंज को। एंड यहाँ से शुरुआत होती है जॉन सीना के इस आइकॉनिक 20+ ईयर करियर की। एंड आयरनी इस बात में ये थी दैट कि ओरिजिनली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान भी नहीं किया था कि वो जॉन सीना ही होंगे जो कन्फ्रंट करेंगे कर्ट एंगल को, बिकॉज ओरिजिनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान थे कि मे बी अंडरटेकर या दूसरे सुपरस्टार होंगे जो ओपन चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे कर्ट एंगल का। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कर्ट अंडरटेकर अवेलेबल नहीं थे उस एपिसोड में, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास जो भी सुपरस्टार था वो
WWE को पुट ऑन करना था अगेंस्ट कर्ट एंगल, तो यहाँ से WWE ने हैंड पिक किया जॉन सीना को ओनली बिकॉज ऑफ हिज फिजिक, क्योंकि वो लंबे चौड़े थे, 6 फुट के थे, एंड जैसा उन्होंने फिजिक बनाया था एंड बिफोर ज्वाइनिंग रेसलिंग वो जिम ट्रेनर भी रह चुके थे, तो उस वे से WWE या विंस मैकमैन को थोड़ा वो अटेंशन में आए। बट अपार्ट फ्रॉम दिस पुश WWE के पास कुछ मेजर प्लान्स नहीं थे फॉर जॉन सीना, एंड इसी समय या इसी टाइम के अराउंड WWE प्लान भी कर रही थी एक बजट कट को, और जिसके अंडर बहुत सारे सुपरस्टार्स WWE को रिलीज भी करना था। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि WWE ने या जॉन सीना का वो अमेजिंग डेब्यू रहा अगेंस्ट कर्ट एंगल, WWE का प्लान नहीं था आगे कंटिन्यू करना जॉन सीना के लिए बिग थिंग्स, एंड मे बी वो रिलीज भी हो जाते बाय अर्ली 2001। बट यहाँ पे जो गेम चेंजिंग गिमिक जॉन सीना के लिए साबित हुआ वो था डॉक्टर ऑफ थर्गोनॉमिक्स, जो कि ऑब्वियसली बहुत पॉपुलर हुआ अमंग फैंस। एंड इस गिमिक की स्टार्टिंग हुई एक बस से, जब बस में बिग शो एंड बाकी सुपरस्टार्स के साथ जॉन सीना बैठे होते हैं एंड वो फ्री स्टाइल रैप कर रहे होते हैं, एंड उसी समय स्टेफनी मैकमैन यानी कि जो ऑब्वियसली विंस मैकमैन की डॉटर हैं एंड उस समय में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी पार्ट थी WWE में, देन वो देखती हैं जॉन सीना को फ्री स्टाइल करते हुए एंड वो सजेस्ट करती है जॉन सीना को कि वो सेम स्टफ टेलीविजन में भी करें। एंड यहाँ से जो मेजर पहला पुश या पहला मेजर जो ब्रेक की बात करते हैं सुपरस्टार के लिए, वो था जॉन सीना के लिए डॉक्टर ऑफ थर्गोनॉमिक्स वाला कैरेक्टर, जब उन्होंने इस कैरेक्टर को अपना गिमिक में ही कन्वर्ट किया, एंड बिकॉज वो पहले से ही अच्छे थे फ्री स्टाइल में, तो वो उनको और हेल्प किया ऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए, एंड एक कमाल का फैन बेस बनाया WWE के अराउंड इस कैरेक्टर ने, बिकॉज ऑब्वियसली यूनिक था। स्टार्टिंग में जिन शोज़ में WWE को अपीयरेंस जॉन सीना की वो करती थी वो थी सैटरडे नाइट के इवेंट्स जो होते थे, यानी कि जो अभी सैटरडे नाइट इवेंट होता है वैसी WWE कुछ शोज़ को टेप करके रखती थी जो कि सैटरडे को एयर होते थे, सैटरडे नाइट को, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा व्यूअरशिप आती नहीं थी, तो जॉन सीना के लिए परफेक्ट स्टेज था टू गो अनफिल्टर्ड। तो वहाँ पे वो अनफिल्टर्ड जाते थे अपनी फ्री स्टाइल रैप्स में, बिलो दी बेल्ट वाली बातें करते थे, जिसकी वजह से और ज़्यादा लोग उनसे रिलेट कर पाए, एंड इस वजह से जो कैरेक्टर था वो बहुत ज़्यादा ही ओवर हो चुका था अमंग फैंस, एंड जिसकी वजह से रेसलमेनिया 20 में जॉन सीना ने कैप्चर किया अपना पहला यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, जब उन्होंने पिन किया बिग शो को, एंड देन उनको अगली रेसलमेनिया में यानी कि रेसलमेनिया 21 में पहली बड़ा पुश मिला जब उनको WWE ने क्राउन किया एज अ न्यू WWE चैंपियन, जब उन्होंने JBL को हराया एंड अपनी पहली चैंपियनशिप कैप्चर करी। एंड किसको पता था कि ये शुरुआत होने वाली है एक ऐसे सुपरस्टार या ऐसे रन की जो कि मल्टीपल चैंपियनशिप सब आगे कंटिन्यू करने वाला था। तो ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स उनके करियर्स में भी आए, एंड जो कि डॉक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स वाला कैरेक्टर जो बहुत ज़्यादा ओवर हो रखा था फैंस के बीच में, जो कि रेटेड आर वाली चीज़ें कहता था या अबव 18+ वाली या एडल्ट वाली चीज़ें कहता था, बट WWE को फोर्स करना पड़ा इस कैरेक्टर को PG वाले कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए, एंड वो जो स्लाइटली हील वाला सीना था उसको सुपर सीना में कन्वर्ट करने के लिए WWE को फोर्स होना पड़ा बिकॉज ऑफ क्रिस बेनोआ का इंसिडेंट, जो कि ऑब्वियसली इनफेमस इंसिडेंट है, आप सब भी उससे अवेयर होंगे, जब अराउंड 2007 और 8 के टाइम क्रिस बेनोआ अलॉन्ग विद हिज फैमिली एक ऐसे ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था जो कि ऑब्वियसली मेंशन करना यहाँ पे थोड़ा यूट्यूब की वॉयलेशन पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाएगा, बट ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि क्या हुआ था क्रिस बेनोआ के साथ। तो उस इंसिडेंट ने फोर्स किया जॉन सीना को और WWE को टू स्विच द गिमिक, एंड अब वो जो डॉक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स वाला सीना था वो स्लाइटली पहले बेबी फेस में कन्वर्ट हुआ एंड देन लेटर उसको सुपर सीना में कन्वर्ट कर दिया, जहाँ पे वो हारते ही नहीं थे मैचेस। WWE उनको अगला बड़ा सुपरस्टार तो मान ही रही थी, एंड WWE जैसे उनकी बुकिंग कर रही थी वो हारते ही नहीं थे मैचेस, एंड मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस वो एज अ विनर ही आते थे। तो ऑब्वियसली किड्स के अमंग वो फेमस हो रहे थे, बट धीरे धीरे जो एडल्ट ऑडियंस थी WWE की, जो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखते ही कैसे बिजनेस चलता है, वो या उनका जो हेट एंड क्रिटिसिज्म था वो जॉन सीना के लिए बढ़ता रहा, एंड ये सब लीड किया वो आइकॉनिक CM पंक एंड जॉन सीना के मैच में भी, जहाँ पे मैसिव बू हो रही थी सीना को, बट वन ऑफ द बेस्ट या हाईएस्ट रेटेड वो मैच माना जाता है जब सीना एंड पंक का मैच हुआ एट मनी इन द बैंक। एंड ऐसी WWE में इवॉल्व हुए थोड़े वो सुपर सीना वाला गिमिक भी, बट मेजॉरिटी ऑफ द एडल्ट ऑडियंस ने उसको थोड़ा पसंद नहीं किया, बट स्टिल WWE सीना या जो सीना थे वो कमिटेड रहे इस कैरेक्टर में। एंड जब उनका 2015 में या अराउंड 2015 के अराउंड जब उन्होंने US चैंपियनशिप अपनी जीती एंड
ओपन चैलेंज वाला गिमिक शुरू किया, देन वही ऑडियंस जो पहले उनको हेट कर रही थी बिकॉज ऑफ हिज गिमिक, एंड देन वो उस ऑडियंस में भी थोड़ा इवॉल्व होने लगे एंड वो ऑडियंस भी लाइक करने लगी, चीयर करने लगी जॉन सीना को। तो ये कुछ थे उनके अप्स एंड डाउन्स, एंड ऑब्वियसली जैसे कि आपको पता है दैट कि उन्होंने लीड अप करा फिर मल्टीपल चैंपियनशिप्स, देन वो अपने 16 चैंपियनशिप जीते अगेंस्ट एजे स्टाइल्स, जिसने उनको बराबरी कर दी रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड के साथ, एंड देन रेसलमेनिया 42 में देन रेसलमेनिया 41 में उन्होंने कोडी रोड्स को पिन किया एंड वो बन गए 17 टाइम WWE चैंपियन, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था WWE के रिकॉर्ड्स में। एंड उनसे ज़्यादा चैंपियनशिप एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ किसी के पास भी नहीं है, एंड अभी वो हैं हाईएस्ट चैंपियनशिप के साथ, वो रिटायर हुए विद 17 चैंपियनशिप। तो अब तो ये बात की बात है कि कौन उनका रिकॉर्ड तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, सब हो गए जॉन सीना के अप्स एंड डाउन्स उनके करियर्स में, एंड जो कि उनको ऑब्वियसली एक अलग सुपरस्टार, एक यूनिक सुपरस्टार बनाता है फ्रॉम द अदर सुपरस्टार्स, एंड ये उनको डिबेट में रख सकता है दैट ही इज़ आर्ग्यूबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। बट मल्टीपल चैंपियनशिप जीतने से ही एक सुपरस्टार की लेगेसी डिफाइन नहीं होती है एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो ऐसी क्या कुछ चीज़ें थी जो कि जॉन सीना को हटके बनाती हैं अदर सुपरस्टार की चीज़, तो मल्टीपल वो चैंपियनशिप्स वो ओवर द टाइम जीतते रहे। बट बहुत से लोग बोलेंगे दैट कि स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट शो होता है, चैंपियनशिप भी WWE जिसको चूज़ करती है वही ज़्यादा चैंपियनशिप जीतता है। तो ऑब्वियसली यस, WWE जिसको मान के चलते हैं कि इसको नेक्स्ट बिग थिंग रखना है वही ऑब्वियसली ज़्यादा चैंपियनशिप जीतेगा। बट उसको डिसाइड करने के लिए भी एक कैरिज्मा चाहिए कैरेक्टर में, एंड वो पैशन चाहिए, वो हार्डवर्क चाहिए, वो डेडिकेशन चाहिए, जो कि ऑब्वियसली जॉन सीना ला रहे थे। एंड जैसा उनका स्लोगन रहता है हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट, तो जो हसल वाली बात है वो ओवर द ईयर्स वो प्रूफ करते रहे, अपने आप को रेलिवेंट रखते रहे, बिकॉज ऑब्वियसली इतने सुपरस्टार्स आते हैं उस टाइम के 2000 वाले एरा के, एंड अब उनके कंपैरिजन करें, अब उनको देखें तो गिनती के सुपरस्टार्स हैं जो अभी भी रेलिवेंट है एज कम्पेयर टू अदर सुपरस्टार्स। तो ओवर द ईयर्स रेलिवेंट रहना, वो डेडिकेशन रखना, उसी डेडिकेशन के साथ एंड इतनी अपीयरेंसेस करना पेपर व्यूज़ में टाइम टू टाइम, जो हेक्टिक शेड्यूल रहता है जैसे कि WWE सुपरस्टार्स का, मल्टीपल टाइम्स उनको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है ओवर द सिटीज़, ओवर द कॉन्टिनेंट्स, ओवर द कंट्रीज़, उनके टूर्स रहते हैं। तो ऑब्वियसली इस सारी हसल के बीच भी रेलिवेंट रहना एंड वो हार्ड वर्क करके वापस अपना रिटर्न करना, मल्टीपल उनको इंजरीज हुई थ्रू आउट द करियर, बट उसके बावजूद वो रिटर्न करते रहे एंड WWE का वो बिग गाय बनते रहे। तो ये उनको अलग चीज़ बनाती है बाकी सुपरस्टार्स के साथ। चीज़ है कि वो कितना ग्लोबली पॉपुलर हुआ उनका कैरेक्टर जॉन सीना का, एंड जिसके वजह से जो ग्लोबल ऑडियंस थी, जो अपार्ट फ्रॉम US, इंडिया हो गया, एशियन कंट्रीज़ हो गए, एंड जो बाकी कंट्रीज़ की ऑडियंस थी वो भी फेमिलर हुई WWE प्रोडक्ट के साथ, जो कि नहीं देखते थे। एंड ये पहली बार हो रही थी कि जब इतने ग्लोबल फिनोमिना में कोई सुपरस्टार ओवर हुआ हो, अपार्ट फ्रॉम रॉक, ड्वेन जॉनसन, बिकॉज ऑब्वियसली वो भी ओवर हुए थे, बट उनका मेजर पार्ट बिकॉज ऑफ हिज हॉलीवुड मूवीज़ थी जिन्होंने उनको ओवर किया या पॉपुलर किया हॉलीवुड में ग्लोबल लेवल में। बट जॉन सीना पहले वो WWE सुपरस्टार बने जो कि WWE की वजह से ओवर हुए ओवर दी फैंस, ओवर दी वर्ल्ड, एंड एक ग्लोबल फिनोमेना बन गए। तो ऑब्वियसली वो उनको बनाता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। आखिरी रीज़न जो कि उनको बनाता है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वो है उनका जैसा कम्युनिकेशन रहता है उनके फैंस के साथ, उनका जो फैंस के साथ कनेक्शन रहता है। एंड वो हमेशा अपने पॉडकास्ट में बोलते हैं दैट कि फैंस क्या रिएक्शन मैटर करता है, चाहे वो उनको चीयर कर रहे हो, चाहे उनको बू कर रहे हो, बट वो अप्रिशिएट करता है अपने फैंस को कि या WWE फैंस को कि वो हमेशा ऑनेस्ट रहता है उनके साथ, एंड जैसा उनका ऑनेस्ट रिएक्शन रहता है उसी को एडमायर करते हैं जॉन सीना, एंड उसी वजह से वो अपने आप को इवॉल्व करते रहे ओवर द ईयर्स, एंड जैसा वो कनेक्ट कर पाते हैं फैंस के साथ अपार्ट फ्रॉम हिज मर्चेंडाइज सेल्स या जो भी वो जहाँ जहाँ सिटीज़ के टूर करते हैं, जहाँ जहाँ वो जाते हैं उसी के हिसाब से उनकी जर्सीज रहती हैं। तो वो भी WWE को बेनिफिट करता है एज अ कंपनी वाइज, एंड वो थोड़ा और कनेक्ट भी करता है फैंस के थ्रू। एंड जितनी वो मेक अ विश ग्रांट करते हैं, ऑब्वियसली सभी को पता होगा कि एक टाइम में मेक अ विश के हाईएस्ट रिक्वेस्टेड सुपरस्टार भी थे। तो वो अगेन वो फैन के साथ कनेक्शन एंड फैन को जोड़ना अपना अपने साथ एंड अपने साथ के साथ साथ बिजनेस के साथ भी, तो वो दोनों को ही बेनिफिट करता है। तो जो ग्लोबल लेवल में जो पॉपुलर हुए जॉन सीना, तो वो WWE को भी पॉपुलर कर दिया उन्होंने ओवर द ईयर्स। एंड इसी वजह से जब जॉन सीना रिटायर हुए अपना ऑन 13 दिसंबर 2025, देन उस टाइम में अपार्ट फ्रॉम WWE जो नॉन WWE स्टफ्स हैं, जो नॉन WWE चैनल्स भी हैं, रेदर जो स्पोर्ट्स चैनल्स हो गए या जो स्पोर्ट्स पेजेस हो गए, सभी के
जो हेडलाइंस थी वो थी कि जॉन सीना हैज़ बीन रिटायर्ड। तो ये बताता है कितना उनका ग्लोबली भी इम्पैक्ट रहा उनके थ्रू आउट द करियर। एंड एक ऐसा सुपरस्टार होता है जिनको जिस सुपरस्टार की वजह से वो फेमस होता है वो स्पोर्ट, तो हम बोल सकते हैं दैट कि जॉन सीना है वो सुपरस्टार, वन ऑफ द वो सुपरस्टार थे जिसने WWE को फेमस किया। बिकॉज आप बहुत सारे स्पोर्ट्स को फॉलो करते हो एंड एक पर्टिकुलर सुपरस्टार की वजह से आप वो स्पोर्ट्स को जानते हो। फॉर एग्जाम्पल बास्केटबॉल में लिब्रॉन जेम्स है, तो जो बास्केटबॉल फॉलो नहीं करते वो बाकी सुपरस्टार को जानते हो ना हो, बट ऑब्वियसली लिब्रॉन जेम्स की वजह से लिब्रॉन जेम्स को जानते होंगे डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने एक भी बास्केटबॉल मैच देखा हो या ना देखा हो। सिमिलर विद अदर स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल जो फॉलो नहीं करता बट उसको पता है कि रोनाल्डो कौन है, मेसी कौन है, नेमार कौन है। सिमिलरली जो WWE फॉलो नहीं करता बट उसको पता होता है कि जॉन सीना कौन है, उनको पता है कि रॉक कौन है, उनको पता है रैंडी ऑर्टन कौन है, उनको पता है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन कौन है। तो ऐसे सुपरस्टार जो कि स्पोर्ट्स को पॉपुलर कर देते हैं अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से, वो बना देता है उनको द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। एंड इसी वजह से जॉन सीना आर्ग्यूबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम।